हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में प्रेसिडेंट के इलेक्शन, उनके क्वालिफिकेशन और उनके ओथ एंड अफर्मेशन तक कवर किया था। इसमें हम उससे आगे जो भी टर्म इम्पीचमेंट है, वैकेंसी है और भी जो बहुत सारे हमने सब हेडिंग्स देखे थे प्रेसिडेंट के चैप्टर में, उन सबको डील करेंगे और इस लेक्चर में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सीधा हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखते हैं टर्म इम्पीचमेंट एंड वैकेंसी। यानी राष्ट्रपति अगर इलेक्ट हो गया, उन सारे क्वालिफिकेशंस को उसने फुलफिल कर दिया, सीजेआई ने शपथ भी दिला दिया, तो अब वो राष्ट्रपति कितने टाइम तक अपने पद पे बना रहेगा। तो राष्ट्रपति के अगर टर्म की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रपति का टर्म 5 साल होता है और राष्ट्रपति अगर चाहे तो 5 साल से ज्यादा भी अपने पद पे बना रह सकता है, तब तक जब तक कि उसका जो सक्सेसर है यानी दूसरे नए राष्ट्रपति जब तक अपना वो पोस्ट पे नहीं आगे बैठते, तब तक वो पुराना राष्ट्रपति चाहे तो 5 साल से ज्यादा समय के लिए भी राष्ट्रपति के पद पे बना रह सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हमारे देश में जो राष्ट्रपति है, वो कितनी भी बार री इलेक्शन लड़ सकता है और कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार ही, मैक्सिमम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, उसके बाद नहीं बन सकता। आपने देखा होगा बराक ओबामा ने अपने 2 बार के राष्ट्रपति का टेन्योर पूरा किया। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो भी इसकी दूसरी प्रेसिडेंसी है, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भी कभी राष्ट्रपति नहीं बन सकता। फिर दोनों के बीच में फर्क यह है कि जो अमेरिकन राष्ट्रपति है, उसका टर्म होता है 4 साल, 4 ईयर्स। लेकिन भारत के राष्ट्रपति का टर्म कितना होता है? 5 ईयर्स। तो इन दोनों में ये भी अंतर है, आपको ध्यान में रखना। फिर एक अंतर मैं आपको यूएस और इंडिया के प्रेसिडेंट के बारे में यह भी बताऊं कि जो यूएस का प्रेसिडेंट होता है, वो डी जूरे और डी फैक्टो, ये दोनों हेड होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो हमारे इंडिया में, माफ कीजिएगा, इंडिया में जो राष्ट्रपति है, इंडिया में सिर्फ डी जूरे हेड होता है, यानी नॉमिनल हेड होता है। इंडिया में जो डी फैक्टो हेड यानी जो रियल एग्जीक्यूटिव है, वो पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर के पास है। ठीक, चलिए, तो ये हमने देखा राष्ट्रपति के टर्म के बारे में। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट के बारे में। दोस्तों, राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट का जो बेस है केवल और केवल एक है, वो है वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान के किस पार्ट में या कौन से अनुच्छेद में वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कहीं भी हमारे संविधान में वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। फिर देखिए, इम्पीचमेंट से रिलेटेड जो भी रेजोल्यूशन है, वो किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है। पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों में से किसी भी हाउस में इम्पीचमेंट से रिलेटेड जो बिल है वो लाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन की प्रायर नोटिस देनी पड़ेगी। ठीक है, और ये जो बिल है, उस पे जिस भी हाउस में लाया गया है, उस हाउस के 1/4 मेंबर्स का हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी जाके इस बिल को इनिशिएट किया जा सकता है। यानी क्या हमने देखा अभी कि प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए जो भी बिल आएगा, उस बिल को सबसे पहले तो 14 दिन की पूर्व नोटिस देनी पड़ेगी प्रेसिडेंट को। फिर उस बिल पे 1/4 इतने मेंबर्स का सिग्नेचर होना चाहिए। अब मान लीजिए लोकसभा में आया तो 543 का 1/4 इतने मेंबर्स का मिलना चाहिए। अगर राज्यसभा में है तो राज्यसभा में 245 का 1/4 ऑफ 245, ये तो इतने लोगों का सिग्नेचर होना चाहिए, तब भी जाके इम्पीचमेंट का जो बिल है वो लाया जा सकता है। फिर देखिए दोस्तों, इम्पीचमेंट के लिए अगर कोई बिल लाया गया है, तो उसको दोनों हाउसेस से टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, इस तरीके से उस बिल का पास होना जरूरी है, तभी राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट संभव है। यानी कि अगर लोकसभा में किसी भी इम्पीचमेंट वाले बिल को लाया गया है, तो लोकसभा से पास होने के लिए उस बिल को 2/3 ऑफ 543 इतना चाहिए होगा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो 181, तो 181 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो जो नंबर आएगा, इतने लोगों का वोट मिलना चाहिए उस बिल को, तभी जाके राष्ट्रपति का जो इम्पीचमेंट है वो हो पाएगा। दोनों हाउसेस से आपको ध्यान में रखना है। टोटल मेंबरशिप का 2/3 चाहिए, ना कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का। ये आपके लिए ध्यान में रखने की चीज है। फिर अगर इस रेजोल्यूशन को
दोनों ही हाउसेस से पास कर दिया जाता है तो प्रेसिडेंट को इम्पीच माना जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इम्पीचमेंट एक कैसा प्रोसेस है, एक क्वासाई जुडिशियल प्रोसेस है, यानी एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों, इम्पीचमेंट में किन्होंने पार्टिसिपेट किया, इलेक्शन में किन्होंने पार्टिसिपेट किया, इन दोनों की तुलना जरूरी हो जाती है। अब देखिए, हमने इलेक्शन में देखा था, इलेक्शन में किसने पार्टिसिपेट किया था? इलेक्शन में हमने देखा था इलेक्टेड एमपीज, इलेक्टेड एमपीज, इलेक्टेड एमएलए, एमएलए ऑफ स्टेट्स, और फिर इलेक्टेड एमएलए ऑफ यूटीज, जहां पे भी विधानसभा है वहां पे। तो इन सब लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, ठीक। लेकिन इम्पीचमेंट में हम देखते हैं, इम्पीचमेंट में केवल पार्लियामेंट के मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं, और इम्पीचमेंट में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। हमने देखा था इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते, और इम्पीचमेंट में नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं जो कि पार्लियामेंट के हैं। लेकिन इम्पीचमेंट में स्टेट लेजिस्लेटिव के जो मेंबर्स हैं उनका कोई भी से नहीं होता, उनका कोई भी रोल नहीं होता, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कम वो थी, यहाँ पे कैच था, उस कैच को मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ के होंगे। अब देखिए दोस्तों, प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है वो ऑफिस किन किन कंडीशन में वेकेंट हो सकता है। तो हम ये यहाँ पे 4 पॉइंट्स देखेंगे। अगर किसी भी प्रेसिडेंट का टेन्योर पूरा हो गया हो 5 साल का, तो प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो जाएगा। अगर प्रेसिडेंट ने वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन दे दिया हो, ठीक है, तो फिर प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो जाएगा। फिर अगर इम्पीचमेंट हो गया हो प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के कारण भी प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है, आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए तो भी प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो सकता है, या फिर प्रेसिडेंट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, या जो भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है उसको वॉइड करार दे दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ऐसे स्थिति में भी जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो वेकेंट हो जाता है। तो ये इन 5 स्थितियों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अगर कभी प्रेसिडेंट अब्सेंस होता है तो वाइस प्रेसिडेंट उसके ऑफिस को संभालता है। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट भी का पोस्ट भी अगर वेकेंट है तो क्या होगा? तो फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो प्रेसिडेंट के पोस्ट को संभालते हैं। लेकिन अगर चीफ जस्टिस का पोस्ट भी वेकेंट है तो कौन संभालेगा? तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं, देखिए सीनियर मोस्ट जज, वो फिर प्रेसिडेंट के पोस्ट को संभालते हैं। ये आपको ध्यान में रखना। अब हमने क्या क्या देख लिया दोस्तों? हमने देख लिया प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होता है, देख लिया। अब हम देखते हैं प्रेसिडेंट के पावर क्या क्या है, उसके फंक्शन क्या क्या है। दोस्तों, प्रेसिडेंट के पावर की अगर हम बात करें तो हम इसको अलग अलग पावर के रूप में कैटेगराइज करके देख सकते हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव पावर, प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें दोस्तों, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी काम होते हैं वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या करता है? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, और बाकी मिनिस्टर्स को भी प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे अपॉइंट करता है। इसका मतलब यह है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो प्रेसिडेंट के प्लेजर के दौरान ही अपना ऑफिस होल्ड कर पाते हैं। अगर उनको प्रेसिडेंट का प्लेजर नहीं मिलता है तो उनको पद से हटा दिया जाता है। फिर जो प्रेसिडेंट है वो अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है, और फिर इसके रिम्यूनरेशन को भी डिटरमिन करता है खुद ही। फिर प्रेसिडेंट कैग की नियुक्ति करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करता है, यूपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट करता है, स्टेट्स में गवर्नर्स को अपॉइंट करता है ना, फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करता है। तो ये सारे काम भी प्रेसिडेंट करता है अपने एग्जीक्यूटिव पावर के तहत, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर प्रेसिडेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के अफेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को मांग सकता है, ठीक है। या फिर प्राइम मिनिस्टर ने यूनियन और जो भी प्रपोजल लाए हैं लेजिस्लेशन के लिए उसके बारे में प्रेसिडेंट से अपनी वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है। फिर प्रेसिडेंट जो है वो बैकवर्ड क्लासेस के कंडीशन की जांच करने के लिए, इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमीशन को अपॉइंट कर सकता है। अब इसी शक्ति के तहत क्या हुआ था, हमारा मंडल कमीशन, आपको याद होगा मंडल कमीशन, इसकी नियुक्ति की गई थी इसी प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर के तहत। फिर हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करता है यूटीज में, ठीक है। जैसे आप दिल्ली में देखते हैं कि एलजी है, लेफ्टिनेंट जनरल,
दिल्ली में देखते हैं एलजी है, तो ये क्या करता है, ये एडमिनिस्ट्रेटर है दिल्ली का, लेकिन इसको अपॉइंट किसने किया है, प्रेसिडेंट ने किया है। तो यूटीज को डायरेक्टली एडमिनिस्टर करता है प्रेसिडेंट अपने किसी एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकता है, और उसके रिस्पेक्ट में जो भी पावर है और एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद ही देख सकता है। तो इस बात की शक्ति भी प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर में आती है। अब देखते हैं प्रेसिडेंट का लेजिस्लेटिव पावर क्या है। देखिए दोस्तों, प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट को लोकसभा, हाँ, पार्लियामेंट को समन कर सकता है, उसका प्ररोग कर सकता है, और लोकसभा को भी डिसॉल्व कर सकता है। इस बात की शक्ति पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के पास है। फिर प्रेसिडेंट चाहे तो ज्वाइंट सिटिंग को भी समन कर सकता है। अब ज्वाइंट सिटिंग की बात हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ज्वाइंट सिटिंग को भी प्रेसिडेंट समन कर सकता है, और ज्वाइंट सिटिंग का जो चेयरमैन होता, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, वो लोकसभा का स्पीकर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये सारी चीजें मैं आपको जब पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर लेजिस्लेटिव पावर के तहत पार्लियामेंट, सॉरी, जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट को एड्रेस कर सकता है, और जो भी पहला सेशन होता है जनरल इलेक्शन के बाद उसमें, और फिर हर एक साल जो पहला सेशन होता है उस पहले सेशन को भी एड्रेस कर सकता है। फिर प्रेसिडेंट अलग अलग हाउसेस को मैसेज भेज सकता है कि अगर कोई भी बिल पेंडिंग है तो वो क्यों पेंडिंग है, इस कॉन्टेक्स्ट में वो मैसेज भेज सकता है। पर प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में किसी भी मेंबर को अपॉइंट कर सकता है अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों का पोस्ट अगर वेकेंट है, खाली है तो। फिर ध्यान में रखना है आपको कि राज्यसभा में 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट भी करता है, जो कि स्पेशल नॉलेज के रखते हैं, उनका अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में और सोशल सर्विस में। तो ऐसे फील्ड से आने वाले 12 लोगों को प्रेसिडेंट राज्यसभा में नॉमिनेट करता है। फिर किसी भी मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन के क्वेश्चन पर प्रेसिडेंट डिसीजन देता है, और इसके लिए वो इलेक्शन कमीशन से कंसल्टेशन करता है। फिर जो प्रेसिडेंट है वो अलग अलग मनी बिल के लिए प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन जरूरी होता है। ठीक है। अब ये कौन कौन से मनी बिल है, जब ये हम पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे फाइनेंस बिल है, मनी बिल है, फाइनेंस बिल 2 है, बस अलग अलग टाइप के बिल्स हैं जिनको किसी भी हाउस में पेश करने से पहले प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन की जरूरत होती है, प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत होती है, तभी उसको पेश किया जा सकता है। तो ये सारी शक्तियां उसके पास है। और फिर उसके पास एक डिस्क्रिशनरी पावर होता है, जब कोई भी बिल उसके सामने प्रेजेंट किया जाता है कि उस बिल को वो अपना एसेंट दे, या उस बिल पे अपना एसेंट विद होल्ड करे, या उस पे पॉकेट वीटो का यूज करे। तो ये सारी डिस्क्रिशनरी पावर भी प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर के तहत आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम प्रेसिडेंट के फाइनेंशियल पावर्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें देखते हैं एक मनी बिल होता है। मनी बिल को प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन के बाद ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब मनी बिल को केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब मैं आपको पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डील करूंगा। तो यहाँ पे मैं बस ऊपर ऊपर बता रहा हूँ प्रेसिडेंट के पावर्स के कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर मनी बिल को कभी भी इंट्रोड्यूस किया जाना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। ठीक है। फिर प्रेसिडेंट जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पार्लियामेंट के सामने रखवाता है अंडर आर्टिकल 112, जिसको हम बजट के रूप में जानते हैं। ठीक है। फिर कोई भी ग्रांट जो है वो बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के नहीं दिया जा सकता। फिर हम देखते हैं कि अगर कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से कोई भी एडवांस निकालना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट के पास ये शक्ति है कि वो उस आकस्मिक निधि से, उस कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल के उस अनफोर्सीन कंडीशन को, अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर को मैनेज कर सकता है। फिर जो प्रेसिडेंट है वो जो फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग, उसकी स्थापना हर 5 साल में करता है। तो ये दोस्तों प्रेसिडेंट का फाइनेंशियल पावर था। अगर हम प्रेसिडेंट के जुडिशियल पावर की बात करें दोस्तों, तो प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है, और बाकी भी सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। फिर प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से अपना एडवाइस मांग सकता है, ये आर्टिकल 143 के तहत मांगता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो भी एडवाइस देगा वो एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, आपको ध्यान में रखना, नॉट बाइंडिंग। फिर प्रेसिडेंट जो है वो बहुत सारे पार्डन, जो जैसे वो पार्डन ग्रांट कर सकता है, रिप्राइज है, रेस्पाइट है, रेमिशन है, इन सब चीज़ों को ग्रांट कर सकता है। अगर कोई भी कन्विक्टेड है और उसने कोई ऑफेंस किया है तो ऐसे लोगों को प्रेसिडेंट जो है ये सारे पार्डन ग्रांट कर सकता है।
उसके बाद प्रेसिडेंट का अपना डिप्लोमेटिक पावर भी होता है। अगर हम डिप्लोमेटिक पावर की बात करें दोस्तों, तो डिप्लोमेटिक पावर ये है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। हालांकि देखिए, इसके लिए संसद का कंसेंट जरूरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच जितने भी हैं वहां पे अगर भारत का कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो वो है प्रेसिडेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है डिप्लोमेटिक पावर के कॉन्टेक्स्ट में। फिर देखिए, मिलिट्री पावर भी प्रेसिडेंट के पास होता है, क्योंकि ये हमारा जितने भी फोर्सेस हैं हमारे देश के अंदर, डिफेंस फोर्सेस, उसका उन सब का सुप्रीम कमांडर होता है। फिर दोस्तों इमरजेंसी पावर है प्रेसिडेंट के पास, जो कि हमने देखा है नेशनल इमरजेंसी के टाइप में प्रेसिडेंट रूल के रूप में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी के रूप में संविधान नेशनल इमरजेंसी का पावर प्रेसिडेंट को सौंपता है। अब दोस्तों देखो, एक स्पेशल पावर प्रेसिडेंट के पास होता है जिसको हम वीटो पावर कहते हैं। देखिए, पार्लियामेंट ने अगर किसी भी बिल को पास कर दिया है तो वो बिल एक्ट तभी बनता है जब राष्ट्रपति उसको अपना कंसेंट दे दे या उसको अपना एसेंट दे दे। तो जब भी कोई ऐसा बिल राष्ट्रपति के पास एसेंट के लिए लाया जाता है तो राष्ट्रपति के पास तीन ऑप्शंस होते हैं। या तो वो उस बिल को अपना एसेंट दे दे, अपनी सहमति दे दे, या फिर उस बिल पे अपना एसेंट को विदहोल्ड कर ले या रोक ले, ठीक है, या फिर उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा रिटर्न कर दे। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने दोबारा से उस बिल को पास करके दोबारा से प्रेसिडेंट के पास भेजा है, तो फिर दोबारा अपने पास उस सेम बिल आने की स्थिति में प्रेसिडेंट उस बिल पे अपना एसेंट देने के लिए बाध्य होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्रेसिडेंट को दोबारा अगर कोई भी बिल आया है उसके पास, तो एसेंट देना ही पड़ेगा। अब वीटो पावर का क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर हमारे संविधान के अनुच्छेद 111 में प्रेसिडेंट को वीटो पावर दिया गया है, तो इस वीटो पावर को देने का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए दोस्तों, ये जो वीटो पावर है ये किसी भी माफ कीजिएगा, हाँ, तो ये संसद को जल्दीबाजी और इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन से प्रिवेंट करता है। अगर संसद ने किसी भी गलत तरीके से कोई लेजिस्लेशन को पास किया है या गलत मंशा से किसी लेजिस्लेशन को पास किया है, तो उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। फिर ठीक है, फिर ये किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन को बनाने से भी प्रिवेंट करता है, ये जो वीटो पावर है। तो ये दो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके कारण प्रेसिडेंट को वीटो का पावर दिया गया है। अब दोस्तों, दुनिया में जितना भी मॉडर्न स्टेट्स है वहां पे चार टाइप के वीटो पाए जाते हैं। एब्सोल्यूट वीटो, जहां पे आपने एसेंट को विदहोल्ड कर लिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। दूसरा क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो ऐसा वीटो होता है कि अगर उस वीटो पे हायर मेजोरिटी से लेजिस्लेचर ने पास कर दिया तो फिर ये वीटो रद्द हो जाता है और वो दोबारा से कानून बन जाता है। सस्पेंसिव वीटो का मतलब होता है कि थोड़े टाइम के लिए रोक के रखना, सस्पेंड करके रखना, ठीक है। मान वही रिटर्न करने का जो है वो वही है सस्पेंसिव वीटो। अगर राष्ट्रपति ने रिकंसिडरेशन के लिए किसी बिल को वापस पार्लियामेंट के वो भेज दिया है तो उसको सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। और चौथा होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब होता है कोई एक्शन ही नहीं लेना, ठीक है। तो देखिए, इन चारों में से भारत में क्वालिफाइड वीटो को छोड़ के बाकी एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट, ये तीनों वीटो हमारे देश में लागू हैं। आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज क्या है, जो एब्सोल्यूट वीटो है, आइए हम उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब एब्सोल्यूट वीटो का क्या मतलब होता है? एब्सोल्यूट वीटो जब राष्ट्रपति यूज करता है तो वो क्या करता है कि संसद ने किसी विधेयक को अगर अपने पारित कर दिया है तो वो अपने पास सुरक्षित रख लेता है। और एब्सोल्यूट वीटो का यूज करके प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी बिल को खत्म कर सकता है, अपने पास ही रखेगा। क्योंकि हाँ, क्योंकि इस बिल को फिर अगर वो दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए देगा ही नहीं तो पार्लियामेंट उसको पास ही नहीं कर पाएगी दोबारा। और क्योंकि दोबारा जब प्रेसिडेंट के पास कोई भी बिल पास होके आता है पार्लियामेंट से, तो उस पे अपना एसेंट देना प्रेसिडेंट के लिए बाध्यकारी हो जाता है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए प्रेसिडेंट क्या करता है, उस पर एब्सोल्यूट वीटो का यूज करके उस बिल को वापस ही नहीं करता, अपने पास ही रख लेता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा प्रेसिडेंट कब करता है और क्यों करता है? देखिए, जब भी कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल होता है ना, तो प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है वो मिनिस्टर के अलावा कोई भी व्यक्ति अगर प्रस्तुत करता है तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। तो प्राइवेट मेंबर बिल के कॉन्टेक्स्ट में मोस्टली एब्सोल्यूट वीटो का यूज होता है, ठीक है। फिर देखते हैं, जब कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का बिल हो और जब कैबिनेट ने क्या किया हो, रेजिग्नेशन दे दिया हो, और ये विधेयक पारित हो गया हो, और राष्ट्रपति को इस राष्ट्रपति का एसेंट मिलना अगर बाकी हो, तो जो भी नया मंत्रिमंडल आता है वो राष्ट्रपति को कहता है कि आप एब्सोल्यूट वीटो का यूज कीजिए और पुरानी सरकार ने जो आपको बिल दिया था एसेंट देने के लिए, उस पर एब्सोल्यूट वीटो का यूज करके उसको समाप्त कर दीजिए, ठीक है।
इसका एग्जाम्पल आप देखिए कि 1964 में जो राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने एक विधेयक पर अपना निर्णय रोक के रखा था, क्योंकि वह विधेयक संसद द्वारा जब उस समय पारित किया गया था जब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जब जहाँ पे एब्सोल्यूट वीटो का यूज हुआ है। 1991 में भी इसी तरीके का एक वीटो यूज हुआ था, जब राष्ट्रपति जो वेंकट रमन थे, उन्होंने इस एक जो एक्ट था उसका नाम क्या था, हाँ, सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक, जो भी संसद के सदस्य थे उनके अलावेंस से रिलेटेड एक एक्ट था, तो उस पर भी उन्होंने एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया था। तो ये था दोस्तों एब्सोल्यूट वीटो। अगला होता है सस्पेंसिव वीटो। मैंने बताया आपको क्वालिफाइड के अलावा ये तीनों हमारे देश में है। सस्पेंसिव वीटो का क्या मतलब है? सस्पेंसिव वीटो का मतलब है कि कोई भी विधेयक को जब प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए लौटा देता है पार्लियामेंट को, तो ऐसे इसी को हम सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। और पॉकेट वीटो का मतलब होता है इस पर राष्ट्रपति ना तो अपना एसेंट देता है ना ही इसको डिनाई करता है। ठीक है, मतलब लौटाता भी नहीं है ना ही इस पे अपना एसेंट देता है, और एक अनडेफिनेट पीरियड के लिए इस विधेयक को क्या करता है, लंबित कर लेता है, अपने पास रख लेता है। अब देखिए, संविधान जो है, संविधान में इस बात की कोई भी समय सीमा नहीं है कि राष्ट्रपति कितने समय के भीतर अपना एसेंट देगा। तो इसी बात का यूज करके पॉकेट वीटो का यूज किया जा सकता है। अब देख 1986 में देखिए कि राष्ट्रपति जैल सिंह ने भारतीय डाक अधिनियम के संदर्भ में इस पॉकेट वीटो का यूज किया था, तो इसकी बहुत आलोचना हुई भी, इसकी बहुत आलोचना भी हुई थी। फिर देखिए हाँ, तो ये तीन वीटो हमने देखा, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो हमने देखा। अब देखिए स्टेट लेजिस्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंशियल वीटो का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखिए, कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर जब किसी बिल को पारित करता है तो गवर्नर के एसेंट मिलने के बाद ही वो कानून बन पाता है। ठीक है, लेकिन गवर्नर के पास जब भी कोई बिल आता है तो उसके पास तीन ऑप्शंस होते हैं, कि या तो वो चार ऑप्शंस होते हैं, माफ कीजिएगा, कि या तो वो उस बिल पर अपना एसेंट दे दे, अपनी स्वीकृति दे दे, या फिर अपने एसेंट को सुरक्षित रख सकता है, कुछ नहीं बोलेगा, या फिर वो जो विधेयक है उसको क्या करे, दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर को वापस कर दे, या फिर चौथा ऑप्शन ये है कि गवर्नर अगर चाहे तो स्टेट के बिल को राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रख सकता है। तो अगर मान लीजिए गवर्नर ने किसी बिल को राष्ट्रपति के उस कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रख लिया और राष्ट्रपति के पास वो बिल आया, तो राष्ट्रपति इस पे तीन चीजें कर सकता है। पहला, अपना उस पे एसेंट दे सकता है, दूसरा उसको विदहोल्ड कर सकता है, और तीसरा कि वो राज्यपाल को या गवर्नर को इस बात का निर्देश दे सकता है कि आप उस राज्य विधायिका को दोबारा रिकंसिडर करने के लिए इस बिल को भेजिए। अब गवर्नर ने क्या किया कि राष्ट्रपति से दोबारा इस बिल को लिया और स्टेट लेजिस्लेचर को भेज दे। अब स्टेट लेजिस्लेचर ने दोबारा अगर इस बिल को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा, तो जैसा प्रेसिडेंशियल माफ कीजिएगा, जैसा पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में होता था कि अगर पार्लियामेंट ने दोबारा सेम बिल को पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजा है, तो प्रेसिडेंट के लिए अब ये मैंडेटोरी हो गया है कि उस बिल पे अपना एसेंट दे। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी बिल के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं होता, आपको ध्यान में रखना है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने किसी भी बिल को दोबारा पास करके प्रेसिडेंट तक पहुंचाया है, तो प्रेसिडेंट उस बिल पर अपना एसेंट देने के लिए बाध्य नहीं है। ये दोनों यहाँ पे अंतर है। तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में ये थोड़ा सा अंतर है कि पार्लियामेंट ने अगर सेकेंड टाइम में दोबारा अगर किसी भी बिल को पास करके प्रेसिडेंट को दिया है, तो प्रेसिडेंट उस पर अपना एसेंट देगा ही देगा। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर ने अगर किसी भी बिल को दोबारा पास किया है और फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा है, तो भी प्रेसिडेंट ऐसा दे, ये जरूरी नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे यही बातें लिखी हुई है दोस्तों, आप खुद से पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अभी जो मैंने बात समझाई उसका मतलब क्या है, कि जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट लेजिस्लेचर के रेस्पेक्ट में भी पॉकेट वीटो का यूज कर सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये टेबल जो आपके सामने दिख रहा है, इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में और स्टेट लेजिस्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट को क्या क्या पावर मिली हुई है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि अनुच्छेद 123 में आता है। देखिए दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस तभी इशू कर सकता है या प्रोमलगेट कर सकता है जब दोनों हाउसेस उसमें सेशन में नहीं हो, या दोनों में से कोई भी एक सेशन में नहीं हो। अब कोई भी एक सेशन में नहीं होने पे भी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, इस बात का लॉजिक क्या है? देखिए दोस्तों, किसी भी बिल को पास होने के लिए दोनों हाउसेस से एसेंट मिलना जरूरी है।
पास होना जरूरी है। तो इसलिए अगर एक हाउस सेशन में है, दूसरा हाउस सेशन में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी प्रेसिडेंट अगर चाहे तो किसी ऐसे विषय पर जो उसको जरूरी लगता हो, वो सेटिस्फाई हो कि इस विषय पर कानून बनाना भी बहुत जरूरी है, तो इस विषय पर वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि जो प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो लेजिस्लेशन के पावर के पैरेलल में नहीं है। प्रेसिडेंट तभी ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है जब दोनों हाउस या दोनों में से कोई भी एक हाउस पार्लियामेंट का वो सेशन में नहीं हो तब। ठीक। फिर दूसरा, प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस तभी इशू कर सकता है जब वो इस बात से सेटिस्फाइड है कि कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट करती है और इनको काबू करना जरूरी है और इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है। इसी स्थिति में वो ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कूपर केस 1970 में बोला कि जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है, यानी प्रेसिडेंट को जो ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस डेवलप हो गए हैं जिसपे इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है, इस सेटिस्फेक्शन को मालाफाइड होने के ग्राउंड पे कोर्ट में क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए 38th अमेंडमेंट 1975 ने इस केस के अगेंस्ट में एक पार्लियामेंट ने क्या किया, एक अमेंडमेंट पारित कर दिया। और इस अमेंडमेंट में ये कहा गया कि जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है उसको कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चनेबल नहीं बनाया जा सकता। लेकिन दोबारा से 38th के अमेंडमेंट को, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में भी देखा है, बहुत सारे इसके प्रोविजन को 44th अमेंडमेंट ने क्या किया, डिलीट कर दिया। इस तरीके से अभी क्या है, करंट स्टेटस क्या है, जो भी प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है, इस सेटिस्फेक्शन को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए ऑर्डिनेंस जो है प्रेसिडेंट उन्हीं मामलों पे इशू कर सकता है जिन मामलों पे पार्लियामेंट को कानून बनाने की शक्ति है। अब नॉर्मली क्या है, पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट के माफ कीजिएगा, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून बनाती है। तो ऑर्डिनेंस भी प्रेसिडेंट जो है वो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे ही इशू कर सकता है। पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्करेंट लिस्ट पे कानून बना सकती है, तो ऑर्डिनेंस भी कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे ही यूज हो सकता है। अगर पार्लियामेंट चाहे भी तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून नहीं बना सकती, कुछ सर्कमस्टांसेस को छोड़ के। तो प्रेसिडेंट भी स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकता, आपको ध्यान में रखना है। फिर जो ऑर्डिनेंस है ये इसका सेम कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस होता है जो किसी भी पार्लियामेंट का होता है, यानी कि किसी ऑर्डिनेंस के माध्यम से आप फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको आप डैमेज नहीं कर सकते। तो एक ऑर्डिनेंस का वही कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन होता है जो किसी भी पार्लियामेंट के एक्ट का होता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत यह है कि एक ऑर्डिनेंस का जो मैक्सिमम पीरियड होता है वो 6 महीने और 6 वीक होता है। ये आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए किसी भी ऑर्डिनेंस को पास करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि वो ऑर्डिनेंस में जो भी बातें हैं वो हमेशा हमेशा के लिए लागू हो जाए, उसके प्रोविजंस हमेशा हमेशा के लिए लागू हो जाए, तो उसको लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों से पारित करना जरूरी होता है। और लोग किसी भी हाउस के सेशन के लिए 2 सेशन के बीच में जो मैक्सिमम पीरियड होता है वो 6 मंथ होता है। 6 महीने के बाद जो भी पार्लियामेंट का हाउस है उसको अपना कोई ना कोई सेशन लाना पड़ेगा। तो मान लीजिए संसद में 3 सेशन होते हैं, एक होता है बजट सेशन, माफ कीजिएगा, एक होता है बजट सेशन, एक होता है मॉनसून सेशन और एक होता है विंटर सेशन। ठीक है, तो अगर बजट सेशन और मॉनसून सेशन के बीच में कितने का गैप हो सकता है, मैक्सिमम 6 मंथ। और इस 6 मंथ के बाद जब भी पहली बार सेशन बैठेगा, जो भी हाउस बैठेगा अपनी पहली मीटिंग करेगा, उससे अगले 6 वीक तक ये ऑर्डिनेंस सरवाइव कर पाता है। इसीलिए क्योंकि 2 सेशन के बीच का मैक्सिमम ड्यूरेशन हो सकता है 6 महीने, इसलिए 6 महीने और 6 वीक जो है, क्योंकि 6 वीक का आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है कि फर्स्ट मीटिंग से 6 वीक के अंदर आप उस हाउस से ऑर्डिनेंस को पास करवा लीजिए, तभी वो एक्ट बनेगा। तो इस 6 महीने और 6 वीक के कॉन्सेप्ट को मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब देखिए फिर जो ऑर्डिनेंस है हाँ, एक ऑर्डिनेंस इज अलाउड टू लैप्स विदाउट बीइंग प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट, देन द एक्ट्स डन एंड कंप्लीटेड अंडर इट रिमेन फुली वैलिड एंड इफेक्टिव। एक ऑर्डिनेंस अगर लैप्स कर जाता है, पार्लियामेंट के सामने आने से पहले ही लैप्स कर जाता है, खत्म हो जाता है, तो उस ऑर्डिनेंस के द्वारा जो भी काम किए गए हैं, ठीक है, जो भी काम किए गए हैं वो सारे काम पूरी तरीके से वैलिड और इफेक्टिव होंगे। ऐसा नहीं कि अगर प्रेसिडेंट ने कोई भी ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, ऑर्डिनेंस की अवधि होती है लगभग मैक्सिमम पीरियड क्या होता है, 6 मंथ एंड 6 वीक। अगर इससे पहले ही ऑर्डिनेंस ने सॉरी प्रेसिडेंट ने उस ऑर्डिनेंस को हटा दिया, फंक्शन से हटा दिया, तो इस ऑर्डिनेंस के तहत मान लीजिए कि जो भी काम हुए हैं
उन सारे कामों को वैलिड माना जाएगा, उन सारे कामों को इफेक्टिव माना जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये समझाया है। फिर जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट का, वो डिस्क्रिशनरी नहीं होता दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस को अपने मन से नहीं इशू कर सकता। वो प्रेसिडेंट है वो किसी भी ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट या विदड्रॉ तभी करेगा जब उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने एडवाइस किया हो, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करने का काम करता है प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू तभी कर सकता है जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने उसे ऐसा करने को कहा हो। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को तभी वापस ले सकता है जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने उसे ऐसा करने को कहा हो। ठीक है, तो जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ये प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। चलिए, अब डीसी वाधवा केस 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी कि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो एक्सेप्शनल पावर है। ठीक है, ऑर्डिनेंस के थ्रू जो लॉ मेकिंग है वो एक्सेप्शनल पावर है, और इसको स्टेट लेजिस्लेचर के लेजिस्लेटिव पावर के सब्स्टिट्यूट के रूप में नहीं यूज किया जाना चाहिए। दोस्तों दरअसल इस केस से पहले बहुत सारे ऐसे मामले हुए थे कि जो भी बिल पास नहीं होता था उस बिल के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नर्स द्वारा ऑर्डिनेंस इशू कर दिए जाते थे। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि जो ऑर्डिनेंस का लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग पावर है वो एक्सेप्शनल पावर है, और ये स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी लेजिस्लेटिव पावर है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं बनना चाहिए। तो ये डीसी वाधवा केस ऑर्डिनेंस मेकिंग से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास दोस्तों पार्डनिंग पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, यानी प्रेसिडेंट जो है वो पार्डन ग्रांट कर सकता है किसी भी कन्विक्टेड पर्सन को अगर ये 3 केसेस हो। पहला, कि अगर उसने किसी भी यूनियन लॉ के तहत कोई ऑफेंस किया हो और उसको पनिशमेंट मिली हो, उसको कोर्ट मार्शल मिला हो कोर्ट मार्शल मिला हो, हाँ, और उसको कोर्ट मार्शल के तहत उसको पनिशमेंट मिला हो, या फिर उसको डेथ पनिशमेंट मिला हो। तो इन तीनों केसेस में जो प्रेसिडेंट अपना पार्डनिंग पावर यूज कर सकता है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5 टाइप के पार्डनिंग पावर की बात है। इसमें सबसे पहला है पार्डन, यानी कि क्षमा। इस पार्डन में प्रेसिडेंट कंप्लीटली कन्विक्ट को क्या करता है, अब्सॉल्व कर देता है, यानी पूरी तरह से उसको मुक्त कर देता है। जो भी उस पे पहले से वो चल रहे थे उन सब से उनको मुक्त कर दो, उनकी उसकी जो भी सजा होती है उसको माफ कर दिया जाता है। फिर दूसरा होता है कम्यूटेशन, यानी लघुकरण। इसमें क्या करता है, वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को सब्स्टिट्यूट कर देता है एक लाइटर फॉर्म से। ठीक है, यानी कि सजा की जो प्रकृति होती है उसको बदले बिना, सजा के नेचर को बदले बिना थोड़ा सा उसको कम कर दिया जाता है। इसी को हम कम्यूटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, डेथ सेंटेंस जो है, माफ कीजिएगा मैंने सजा की प्रकृति बोल दिया, जो पनिशमेंट है उसको लाइटर फॉर्म में कर दिया जाता है, जैसे डेथ सेंटेंस को रिगोरस पर इम्प्रिजनमेंट के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए। फिर तीसरा है जो पार्डनिंग पावर है, अभी मैंने आपको बताया कि 5 टाइप के पार्डनिंग पावर होते हैं, तो उसमें से तीसरा है रेमिशन, यानी कि परिहार। इसमें क्या करता है, जो सेंटेंस है उसका पीरियड को कम कर दिया जाता है लेकिन उसके कैरेक्टर को कम नहीं किया जाता, इसको रेमिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को 2 साल का रिगोरस इम्प्रिजनमेंट मिला है तो इसको माफ कीजिएगा कम करके 1 साल का रिगोरस इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा, तो इसको हम रेमिशन कहेंगे। फिर है रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट। किसी विशेष स्थिति में अगर किसी के सेंटेंस को कम कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फिजिकली डिसेबल हो गया या किसी कोई भी वुमेन ऑफेंडर प्रेग्नेंट हो गई, तो ऐसे स्थिति में उसकी सजा को अगर कम कर दिया जाए तो उसको रेस्पाइट कहते हैं। और पांचवा होता है प्रविलंबन, यानी कि रिप्राइफ। इसमें किसी के भी सेंटेंस पे टेम्पररी पीरियड के लिए एग्जीक्यूशन लगाया जाता है ताकि वो दोबारा से राष्ट्रपति से जाके इस बात की गुहार लगा सके कि उसकी सजा को माफ कर दिया जाए। तो ये दोस्तों पार्डनिंग पावर था। अब देखिए दोस्तों, गवर्नर को भी पार्डनिंग पावर दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 161। अगर प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर की बात करें तो उसके और गवर्नर के पार्डनिंग पावर, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर यह है कि जहां पे जो गवर्नर है वो मार्शल लॉ के केस में कोई भी पार्डन सेंटेंस नहीं, कोई भी पार्डन नहीं कर सकता, ठीक। और गवर्नर मार्शल लॉ के केस में भी, हाँ, गवर्नर जो है वो मार्शल लॉ के केस में भी वो डेथ सेंटेंस को माफ नहीं कर सकता। माफ कीजिएगा, जो गवर्नर है वो डेथ सेंटेंस को, पहला गवर्नर ये डेथ सेंटेंस को माफ नहीं कर सकता, और दूसरा कि ये मार्शल लॉ के केस में कोई भी अपना डिसीजन नहीं दे सकता। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके रिगार्डिंग 3 जो आर्टिकल है वो इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 53, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 53 कहता है
कि जो यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट में है, यानी जो भी काम होंगे यूनियन के वो प्रेसिडेंट के नाम पे होंगे। फिर आर्टिकल 74 कहता है कि देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइज द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, आर्टिकल 75 कहता है। अब दोस्तों 42nd अमेंडमेंट 1976 ने क्या किया कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के लिए बाउंड बना दिया, यानी कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई भी एडवाइस प्रेसिडेंट को दिया है तो प्रेसिडेंट के लिए ये एडवाइस मानना बाध्यकारी है। वहीं 44वें अमेंडमेंट ने क्या किया कि प्रेसिडेंट एक बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस को दोबारा से रिकंसिडर करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर दोबारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कोई भी एडवाइस दिया तो फिर उसको प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। तो यानी एक बार रिटर्न करने की जो शक्ति है वो शक्ति 44वें अमेंडमेंट ने प्रेसिडेंट को दी है। अब दोस्तों हमारे संविधान में ये लिख दिया गया है कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सलाह पे काम करेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी स्थितियां हैं जहां पे प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी, यानी अगर लोकसभा में किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं है, बहुमत नहीं है, तो ऐसे स्थिति में पीएम अपने डिस्क्रिशन से, अपने विवेक से उस पीएम की नियुक्ति कर सकता है। या फिर अगर कोई भी पीएम सडनली उसकी मृत्यु हो जाती है और कोई भी उसका ऑब्वियस सक्सेसर नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में भी जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने विवेक से, अपने डिस्क्रिशन से जिसको भी चाहे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है। फिर प्रेसिडेंट का ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा में अपना कॉन्फिडेंस प्रूफ नहीं कर पाए तो वो उसको डिसमिस कर दे, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर दे। और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अगर मेजोरिटी को लूज कर दिया लोकसभा में, तो ऐसे स्थिति में उस लोकसभा का डिसोल्यूशन करना यह भी प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशनरी पावर में आता है। इसके लिए यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का वेट नहीं करेगी, प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन से अगर किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी मेजोरिटी लोकसभा में खो दी है तो लोकसभा को डिसॉल्व कर देगा। तो ये था दोस्तों हमारा प्रेसिडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनमें सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों देखिए ये लेक्चर थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं चाहता था कि एक ही वीडियो में इसको मैं पूरी तरह से समराइज कर पाऊँ, इसलिए मैंने ये इस चैप्टर को पूरे एक ही वीडियो में ख़त्म करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, आप इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैं जो भी पूछता हूँ उसका कमेंट पे ज़रूर जवाब दें। और इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।